all photon has definite energy and definite momentum। ये आपका कल लास्ट पॉइंट था। अब इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, E इज इक्वल एच न्यू और न्यू इज इक्वल सी बाई लेमडा। एच सी बाई लेमडा, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब अगर आपका वेवलेंथ, ये तो एनर्जी आएगी डायरेक्ट जूल में एच सी बाई लेमडा से। अगर आपकी जो एनर्जी जूल में आ रही है और कभी आपसे न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछता है और आपका लेमडा नैनोमीटर में दिया है, कंडीशन सुन लीजिएगा। हर इलेक्ट्रॉन की ईच फोटोन की एनर्जी जो होती है फिक्स होती है पहले से, वो बट नहीं कि डिक्रीज हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है, E इज इक्वल 1240 डिवाइड बाई लेमडा, बट कंडीशन है कि लेमडा नैनोमीटर में होना चाहिए और आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। लेमडा अगर आपका न्यूमेरिकल में नैनोमीटर में दिया है, अब ये कैसे आया है अभी आगे चैप्टर में सब मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट में है तो डायरेक्ट लिखाई दे रहे हैं कि इज इक्वल 1240, आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लेमडा होना चाहिए आपका नैनोमीटर में। फिर मोमेंटम, तो म्यू इज इक्वल सी बाई लेमडा, और मोमेंटम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, लेमडा इज इक्वल एच अपॉन पी। तो P इज इक्वल एच बाई लेमडा। ये एवरी फोटोन का मोमेंटम होता है, ना इससे कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये है इसका फिफ्थ पॉइंट। ये आपका मोमेंटम है। मोमेंटम की यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। एनर्जी ये लिखी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है जूल में। E इज इक्वल एच सी बाई लेमडा। यहाँ से आपको H की वैल्यू, कल H की वैल्यू लिखाई थी, फिर से लिख लीजिए H इज इक्वल 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और इसके लिए सिंबल भी बताए थे। आप इसको न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, F से भी और N से भी। 6 पॉइंट है आपका ऑल कोलिजन्स बिटवीन फोटोन एंड मैटर पार्टिकल्स are perfectly इलास्टिक। आपको कोलिजन 2 टाइप्स का पढ़ाया गया है, एक इलास्टिक कोलिजन, एक इनइलास्टिक कोलिजन। तो आपका जो फोटोन है ये जब किसी मैटर पार्टिकल से स्ट्राइक करता है, टकराता है या उस पर गिरता है, इंसिडेंट होता है, तो फोटोन और मैटर पार्टिकल्स के बीच में जितने भी कोलिजन होते हैं, कोई भी XYZ कोलिजन हो, वहाँ परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन क्या होती है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल P, इनिशियल के लिए I लगा दिया, मोमेंटम का सिंबल P, फाइनल के लिए F लगा दिया। ये कंडीशन मतलब इनका मोमेंटम कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में चेंज नहीं होता है। जितना मोमेंटम इनिशियल फॉर्म में होगा उतना ही मोमेंटम फाइनल फॉर्म में होगा। सेकेंड कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंजमेंट नहीं होता। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए K यूज़ किया, इनिशियल के लिए I, फाइनल के लिए F। ये कंडीशन होती है जब आपके फोटॉन्स और मैटर पार्टिकल्स के बीच में कोई भी कोलिजन होगा तो वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब एनर्जी का कोई चेंजमेंट नहीं होगा, चाहे जितना ज़्यादा मात्रा में आपके फोटॉन किसी मेटालिक सरफेस पे गिर जाएं या नॉन मेटल पे गिर जाएं, एवरीथिंग, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर उनसे फोटॉन का कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम और एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बात समझ में आई? फिर इसका 7 पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग the intensity of photon, या फोटॉन ना लिखिए, इसकी जगह लिखिए रेडिएशन, रेडिएशन और ब्रैकेट में लिखिए लाइट। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कॉमा लगा दीजिए, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटॉन, द नंबर ऑफ फोटॉन। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करेगा, बट इट कैन नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, ईच फोटॉन, लेकिन उससे फोटॉन की एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आप अगर किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी ला रहे हैं, वो कम इन पावर की है, ज़्यादा पावर की है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी कम है तो वहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक बल्ब है, अब हम इसको पर्टिकुलर किसी कलर का मानना पड़ेगा। सपोज करिए हमने येलो कलर का एक बल्ब लिया, ये येलो कलर का एक बल्ब है। अब यहाँ से रेडिएशन इमिट हो रहा है एवरी डायरेक्शन में। ये बल्ब लिया हमने 50 वॉट का। दूसरा बल्ब लिया हमने सेम एज इट इज, ये भी येलो कलर इमिट करेगा, यहाँ से भी रेडिएशन इमिट हो रहा है एवरी डायरेक्शन में। इसकी भी लाइट है येलो कलर की, बट हमने बल्ब ले लिया 200 वॉट का, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है, पावर कम है तो इंटेंसिटी भी क्या है, कम। अब सपोज करो कि यहाँ से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में गैप है, बट 200 वॉट का जो बल्ब है इससे जो फोटॉन रिलीज हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस एरिया से रिलीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा इंटेंसिटी है, पावर ज़्यादा है, इसलिए इसके पास से ज़्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। अब हमने आपको वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट कल बताया था, इसकी भी वेवलेंथ सेम, इसकी भी वेवलेंथ सेम। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ को कौन डिसाइड करता है, कलर डिसाइड करता है। पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई भी टीचर या कोई भी गार्जियन आपके घर में कि बेटा एक 50 वॉट का बल्ब है येलो कलर का, एक 200 वॉट का बल्ब है, क्या उनकी वेवलेंथ में कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों येलो कलर की हैं। और येलो कलर की वेवलेंथ मैंने बताया था मीन पोजीशन पे आता है। मीन पोजीशन में अब आप कहीं से भी देखो येलो आपको उतनी ही थिकनेस का दिखाई देगा, इससे ज़्यादा का नहीं दिखाई देगा।
उसके अलावा कोई और कलर रखा होगा जिसकी वेवलेंथ येलो से ज़्यादा हो तो वो आपको पहले दिखाई दे जाएगा। जैसे ऑरेंज आपको येलो से पहले दिखाई देगा, ऑरेंज से पहले कौन दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ कलर डिसाइड करता है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इंटेंसिटी से वेवलेंथ का कोई लेना देना नहीं है। अब इसकी इंटेंसिटी है कम, यहाँ पे एरो लगाया, तो इसकी इंटेंसिटी लेस है और इसकी इंटेंसिटी क्या है, मोर, ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, बट एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, ऑल फोटॉन्स हैज डिफिनिट एनर्जी, मतलब पर्टिकुलर फोटॉन की मैं बात करूं अगर, ईच फोटॉन, मैंने यहाँ सर्कल लगाया और ये पर्टिकुलर इसमें सर्कल लगा दिया, जितनी एनर्जी इसके पास होगी उतनी ही एनर्जी इसके पास होगी। इसकी भी एनर्जी कितनी है, hc बाई लेमडा, इसकी भी एनर्जी कितनी है, hc बाई लेमडा, दोनों येलो कलर रिलीज कर रहे हैं। अब येलो कलर की वेवलेंथ सेम होगी क्योंकि h की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। भाई स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है ना, कल बताया था 2999792458 अप्रॉक्सीमेट इतनी स्पीड होती है किसकी, फोटॉन्स की, और फोटॉन ही क्या है, लाइट है। तो यहाँ पे दोनों बल्ब येलो कलर के हैं और येलो कलर की वेवलेंथ फिक्स होती है, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। तो दोनों के पास लाइट की वेवलेंथ सेम है बट दोनों के पास इंटेंसिटी अलग अलग है। तो इंटेंसिटी अलग अलग होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग है कि वहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स कम निकलेंगे जहां इंटेंसिटी कम होगी, वहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बट वेवलेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर फोटॉन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए यहां भी लैंग्वेज में लिखा है साफ साफ, बट इट कैन नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, वो प्रत्येक फोटॉन की एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता। इंटेंसिटी बढ़ानी है बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देखिए उधर छोटा बल्ब लगा है, उससे बड़ा बल्ब उधर लगा है, उससे बड़ा बल्ब इधर लगा है, तीनों से रेडिएशन सेम निकल रही, तीनों की वेवलेंथ सेम है, बस यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा निकल रहे हैं तो ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता है, वहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स कम निकल रहे हैं तो थोड़ी कम इंटेंसिटी है, वहाँ से उसके कंपैरिजन में ज़्यादा फोटॉन निकल रहे हैं तो उसके कंपैरिजन वहाँ से ज़्यादा लाइट आ रही है। और सबसे ज़्यादा लाइट किससे आती है, इससे, क्योंकि इसके ऊपर देखो हमने कवर भी लगा रखा है, फिर आंखें क्या होने लगती हैं, चिमचिमाने लगती हैं, क्योंकि उसके सामने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आने लगते हैं। तो एनर्जी का लेवल नहीं बढ़ रहा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जिससे हम क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो कहीं भी लाइट ज़्यादा होगी तो उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, ना कि वेवलेंथ या और किसी क्वांटिटी में कोई चेंजमेंट होगा, ना एनर्जी में कोई डिस्टर्बेंस होगा और ना किसी और क्वांटिटी में, केवल और केवल क्या डिसाइड होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नोट करिए ये पूरा। यहां पे चाहे तो लिख भी लीजिए, यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स लेस, इस साइड लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स मोर। इसके बाद इसी के अंदर अभी आपकी हेडिंग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही चल रहा है अभी। ये जितनी भी प्रोसेस, जितने भी पॉइंट मैंने लिखाए हैं, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर चल रहा है। हेडिंग के अंदर हेडिंग है आपकी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम metal surface, from metal surface, metal surface से
कैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, उनका इमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको एक मेटल लेना है, इस मेटल को आपको हीट देना है। जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, इसकी सरफेस पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही आपकी एनर्जी को गेन करेंगे तो यहाँ से जो इसकी सरफेस है, ये जो इसकी सरफेस है, इस सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप रिलीज होने लगेंगे। इन्हीं को कहा जाता है थर्मियॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे आपकी हीट देने के बाद, सपोज करिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगे, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है थर्मियॉन्स। और ये कब होगा, जब आप किसी भी मेटल को आप हीट दोगे। वो आप किस तरीके से दे रहे हो ये मैटर नहीं करता। आप उसको किसी, जैसे ऑब्जेक्ट को चूल्हे में खाना बनाया जाता है, उसके ऊपर तवा रखा जाता है, कढ़ाई चढ़ाई जाती है, या गैस बर्नर में आप रखते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं अपने आप। वो इलेक्ट्रॉन फिर क्या करते हैं एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है थर्मियोनिक इमिशन, और उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है थर्मियॉन्स। बेसिकली ये हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ से, मेटल सरफेस की। ये जो है आपकी, ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस को आपने प्रोवाइड किया है हीट, और यहाँ से थर्मियॉन्स रिलीज हुए। इस प्रोसेस को कहा जाएगा थर्मियोनिक इमिशन। इसके बाद पे आपका सेकंड आता है, सेकंड नंबर में आता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यहाँ पे क्या होता है, एक निगेटिव प्लेट लेनी है, एक पॉजिटिव प्लेट लेनी है। ये टोटली निगेटिवली चार्ज्ड है और ये टोटली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपको एक मेटल रखनी है जिसके पास बहुत सारे नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, वेक्टर ई, जो पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रेवल करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बनने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने लगेंगी, क्योंकि ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में है उतने ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इस प्लेट पे, दोनों के पास अपोजिट साइन है। तो ये टोटली पॉजिटिवली निगेटिव प्लेट है और ये टोटली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पे नाम लिख सकते हो आप निगेटिव प्लेट या निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। चार्ज्ड प्लेट यहाँ पे लिख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में क्या होता है, जैसे ही हम इसके पास में कोई भी मेटल रखेंगे तो इसके पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फोर्स लेंगे और इस प्रोटॉन से अट्रैक्शन फोर्स लेंगे। जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स इससे मिलेगा, यहाँ से स्लोली स्लोली इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगेंगे। इनको भी कहा जाता है नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये कहाँ से आए हैं बेटा, मेटल सरफेस से आए हैं। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये अपने आप नहीं निकल सकते। अगर आपने इस प्लेट को या इस मेटल को उठा के यहाँ से अलग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ का प्रोसेस है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक पॉजिटिवली और एक निगेटिवली प्लेट के बीच में आपने एक मेटल रखी है, यहाँ आपने मेटल को डायरेक्ट एनर्जी दी है जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। बट आइंस्टीन कुछ और बताना चाहते थे, तो थर्ड नंबर में आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे प्लेट ली गई मेटल सरफेस की, ये मेटल सरफेस है जिसके पास बहुत सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ की रेडिएशन आनी चाहिए। ये आपकी रेडिएशन का मीन्स लाइट। अब जरूरी नहीं कि ये सन से ही आए तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ये लाइट किसी की भी आए, बल्ब की आए, सन की आए, किसी भी चीज़ से आए, लाइट आनी चाहिए। और जब ये लाइट किसी भी मेटल सरफेस, ये आपकी क्या है मेटल सरफेस पर जैसे ही स्ट्राइक करती है, और कंडीशन क्या है हाई फ्रीक्वेंसी, ये रेडिएशन होना चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी का, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ। या फिर सेकंड कंडीशन है ऐसा रेडिएशन हो जिसकी वेवलेंथ लो हो। बहुत ज़्यादा रेडिएशन मतलब बहुत बड़ी वेवलेंथ का रेडिएशन हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से अपने आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहीं से आपकी डिफिनीशन बनती है वर्क फंक्शन की। तो ये तो हो गया आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। सबसे पहले मतलब फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट के पहले भी लोग जानते थे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, लेकिन रेडिएशन से इजेक्ट होता है ये कोई नहीं जानता था। इसके पहले लोग थर्मियोनिक इमिशन जानते थे, डायरेक्ट किसी भी मेटल को हीट प्रोवाइड किया उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते थे, जो यूज होता था वो कर लेते थे। तो इसका यूज कहाँ किया गया बेटा, वॉल्व के अंदर। जो आपकी पुराने ज़माने की टीवियाँ होती थी जिसमें वो कूबर टाइप निकला होता था, वो उसमें वॉल्व बनता था, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को इसी मेथड से रिलीज़ करते थे। टंगस्टन लगाते थे और टंगस्टन को हाई टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते थे, हीट देते थे। और हीट कैसे प्रोवाइड करते थे, क्योंकि उसके आसपास ऐसी मेटल लगा देते थे, उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता था। अब रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट अपने आप जनरेट करेगा। तो वॉल्व के अंदर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते थे। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, लेकिन रेडिएशन से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का प्रोसेस किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मेथड से। अब यहीं पे मतलब इसी प्रोसेस से एक डिफिनीशन बनी है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कुछ बुक में इसको W से लिखा जाता है, कुछ बुक में इसको फाई से लिखा जाता है। अब चॉइस आपकी है कि आप W से रिप्रेजेंट करते हो या फाई से रिप्रेजेंट करते हो, इस बात से कोई मैटर नहीं है। हमें बेसिकली वर्क फंक्शन आना चाहिए और इसके अंदर प्रोसेस क्या होगा वो आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिफिनीशन बनाएं तो हम यहाँ लिखेंगे कि वो मिनिमम एनर्जी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट करा सके, वही इसका वर्क फंक्शन होगा। तो यहाँ लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an इलेक्ट्रॉन। तो चाहे इलेक्ट्रॉन लिख लेना हो चाहे बना लेना, मैं दोनों कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ। इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन और ब्रैकेट में सिंबल बना दिया, इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम metal surface is called work function, is called work function। सिंबल आपका लिख दिया। अब इस चैप्टर में कभी भी आप वर्क फंक्शन का मीजरमेंट अगर करोगे, मोस्ट ऑफ द चांस मतलब 19% आपको
10% ही ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे जब आपको जूल मिलेगा। 90% आपको यूनिट हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेनी है, ये बात दिमाग में नोट कर लेना। मतलब हम कैलकुलेशन हमेशा वर्क फंक्शन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करेंगे, जूल में है तब भी हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है वर्क फंक्शन का। तो डिफिनीशन बहुत इजी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और वो इसी प्रोसेस से बनी है। जैसे ही आपका रेडिएशन जो हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ का है किसी भी मेटल सरफेस पे पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं। बात समझ में आई? इसको नोट करिए, फिर इसके आगे की कहानी समझाते हैं। प्रिया कहाँ चली गई आज? क्यों शिवानी? एक दिन तुम गोला मारो, एक दिन वो गोला मारे, बैलेंस रहता है।